हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे। नदियों वाला टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरएस एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम या फिर पशु परिचर एग्ज़ाम, ईओआरओ एग्ज़ाम, जिनकी भी तैयारी आप कर रहे हो दोस्तों, वहाँ पर राजस्थान जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो आज हम राजस्थान जीके से रिलेटेड नदियों वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, एकदम डायग्राम के साथ चीज़ों को समझेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान के अपवाह तंत्र से रिलेटेड अरब सागर के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का अपवाह तंत्र हम देख लेते हैं बेसिक डिटेल। अपवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है? मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये बेसिक सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका अरब सागर हो जाएगा, एक बंगाल की खाड़ी हो जाएगी और एक आपका आंतरिक अपवाह हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अरब सागर अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। अरब सागर अपवाह तंत्र का राजस्थान में परसेंटेज कितना है दोस्तों? तो ये आपका 17% है। ये यहाँ पर 60 की जगह आप 17 कर लेना, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अरब सागर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का कितना हो जाएगा? 23% हो जाएगा। और आंतरिक अपवाह तंत्र का कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 60% हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, आप भी इसको एक बार करेक्ट कर लेना। अरब सागर अपवाह तंत्र जो है ये 17% भाग रखता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो है ये अपना 23% भाग रखता है और आंतरिक अपवाह तंत्र 60% भाग रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये बेसिक सा सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी आपका जो सेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसकी प्रथम पारी में सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो बेसिक सा सवाल है, आराम से आप सही कर सकते हो। तो आज हम अरब सागर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 17%, 23% और 60% आपको ध्यान रखना है। और कितने भागों में विभाजित किया गया है अपवाह तंत्र को? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरब सागर अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अरब सागर अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? एक बार आपको बेसिक याद करवा देता हूँ मैं। एक तो आपकी लूनी हो जाएगी दोस्तों, लूनी आपको ध्यान रखनी है। माही नदी जो है ये भी आपकी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। और साबरमती जो है ये भी आपका अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। इसके अलावा पश्चिमी बनास दोस्तों, ये भी आपका अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। और सोम और जाखम जो है ये भी आपका अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग हो जाएगी। तो ये कुछ नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। बेसिक सा सवाल पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से कौन सी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है? तो वो आपको बताना पड़ेगा। अभी आपका सेट में सवाल पूछा गया था, उसका आंसर लूनी था दोस्तों। 3 नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी वाली दी गई थी और एक नदी आपकी अरब सागर वाली दी गई थी और अरब सागर वहाँ पर पूछी गई थी। तो इसी तरीके का बेसिक सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सलमा अरब सागर के पश्चिम में सो जा, इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो या आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे दोस्तों, तो सलमा, स से आपका साबरमती हो जाएगा, ल से आपका लूनी हो जाएगा, मा से आपका माही हो जाएगा। तो सलमा अरब सागर के पश्चिम, पश्चिम से आपका पश्चिमी बनास हो जाएगा, में सोजा, सोम और जाखम, ये भी आपकी अरब सागर का अपवाह तंत्र का भाग है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लूनी नदी जो है ये आपके अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही भी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। यानी इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ होगी दोस्तों, वो भी किसका भाग हो जाएगी? वो भी आपकी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग हो जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक सी ट्रिक है, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सो जा, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सो जा। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये 6-7 नदियाँ याद कर लीजिए। अगर बेसिक सवाल बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों लूनी नदी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लूनी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है? तो इसका संगम जो होता है दोस्तों वो कच्छ की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? कच्छ की खाड़ी में इसका संगम होता है, जिसे अरब सागर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसे हम कैसे याद रखते हैं? नाग से निकली, नाग से निकली और कहाँ पर गिरी? कच्छ में गिरी। नाग से निकली, कच्छ में गिरी, इस तरीके से याद रखना है आपको, कभी भूलोगे नहीं। नाग से निकली, कच्छ में गिरी, याद रह जाएगा। तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, कच्छ में गिरी, यानी कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है अरब सागर में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ उपनाम है, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सागरमती भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सागरमती कहा जाता है। जो मैंने आपको बताई थी अभी दोस्तों, वो साबरमती थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सागरमती। सागरमती भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर ग है। इसके अलावा साकरी भी इसे बोला जाता है।
आधी खारी आधी मीठी नदी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है दोस्तों ये बालोतरा में जाके खारी हो जाती है और उससे पहले मीठी होती है, तो इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालिदास ने इसे क्या कहा है, अंतःसलिला कहा है। तो ये भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था, अंतःसलिला किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कालिदास के द्वारा लूनी नदी को कहा गया है। याद रह जाएगा, साकरी सागरमती, आधी खारी आधी मीठी और अंतःसलिला कालिदास के द्वारा लूनी नदी को कहा गया है। बेसिक सा सवाल है, यहाँ से बनेगा आपका, तो इसे गलत मत करना। आगे देखिए, सागरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों के आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो सागरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों जब आपस में मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है, गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलती है दोस्तों। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे अभी। में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि जब इसका उद्गम होता है तब इसे लूनी नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। जब सागरमती और सरस्वती दोनों मिल जाती है तो इसे गोविंदगढ़ पुष्कर में लूनी के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल आपका बन सकता है, हालांकि अभी तक नहीं बना है बट आगे बन सकता है। पुष्कर झील में जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, तो इसे सरस्वती नदी करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर झील में जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, तो ये आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी। आगे देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है, जिसका कारण है बालोतरा लूनी नदी के पेटे तल से नीचे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है दोस्तों तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, और बालोतरा में जाके ही दोस्तों इसका पानी खारा हो जाता है, इसीलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। और बालोतरा लूनी नदी के जो तल पेटा है दोस्तों उससे नीचे स्थित है, इसीलिए वहाँ पे बाढ़ आती है। अगर ऊंचा स्थित होता तो वहाँ पर बाढ़ नहीं आती, बट जो लूनी नदी का जो पेटा तल है उसके नीचे स्थित है, इसीलिए वहाँ पर बाढ़ आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बालोतरा में बाढ़ आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि नागपाड़ अजमेर है, यहाँ से आपकी सागरमती नदी का उद्गम होता है। गोविंदगढ़ में दोस्तों सरस्वती नदी और आपकी सागरमती नदी दोनों मिलती है, फिर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर पुष्कर झील है, पुष्कर झील में आपकी कौन सी नदी का पानी आ रहा है, सरस्वती नदी का पानी आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। ये आपको ध्यान रखना है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जो है ये अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर होता है। मैक्सिमम नदियों का अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर ही होता है, तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र भी अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर ही है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट सवाल। इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसकी सहायक नदी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, और ये सहायक नदियाँ जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे बहुत सी बार गलत भी कर देते हैं। तो आज हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि ये नागपाड़ अजमेर से यहाँ पर उद्गम हो रहा है लूनी नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखोगे तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, यानी कि दाया भाग जो है उधर सिर्फ एक नदी है जिसे जोजड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी लूनी नदी की दाएं भाग से सहायक नदी एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी, ये आपको ध्यान रखना है। और जोजड़ी नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये अरावली से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला सवाल तो आपका यही बनेगा, जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी की सहायक नदी है, और एक किधर से मिलती है, तो दाएं तरफ से मिलती है, यानी राइट हैंड साइड से ये मिलती है, और इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। और दूसरा आपको समझना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से काफ़ी सारी नदियाँ हैं, वो हम याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था दोस्तों। लूनी की सहायक नदियाँ दी गई थी, 4 सहायक नदियाँ दी गई थी, और उनको क्रम से जमाना था। उनको क्या करना था, क्रम से जमाना था। शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों। अब उनको क्रम से कब जमा पाओगे आप, जब डायग्राम के माध्यम से उनको समझोगे। तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दाया तो आपको याद हो गया, सिर्फ एक नदी है जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। और बाएं साइड से आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले आपकी गुइया हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, गुइया हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गुइया के बाद आपकी बांडी हो जाएगी। गुइया बांडी दोनों को एक ही बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों मर्ज होकर आती है लूनी नदी में। फिर उसके बाद आपकी लीलड़ी नदी हो जाएगी दूसरे नंबर पे, फिर आपकी मीठड़ी हो जाएगी, फिर आपकी सूखड़ी हो जाएगी दोस्तों, फिर आपकी 5वें नंबर पर जवाई हो जाएगी, और 6ठे नंबर पर आपकी सागी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और 7वें नंबर पर आपकी मित्री हो जाएगी, और जोजड़ी हमने देख ली, जो कि आपकी सबसे पहले मिलती है दोस्तों। जोजड़ी आपकी सबसे पहले मिलती है। तो बांडी गुइया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई खारी, सागी, मित्री और जोजड़ी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ये 4 नदियाँ याद रख लेनी है। गुइया याद रखना है, लीलड़ी याद रखना है, मीठड़ी याद रखना है, सूखड़ी याद रखना है, और जवाई खारी याद रखना है। अगर आप ये 4-5 नदियाँ स्टार्टिंग की याद कर लेते हैं तो आपका क्रम आराम से बैठ जाएगा, अगर क्रम से सवाल पूछा जाएगा तो। और इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप, देखो सिंपल सा याद रख लीजिए, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। इसको कैसे याद रखते हैं हम, सूखी बांडी खारी, सूखी बांडी खारी
जो जवाई से मिली, जो जवाई से मिली। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं लूनी की सहायक नदियों को। सू से आपकी कौन सी हो जाएगी, सूखड़ी हो जाएगी। बांडी से बांडी हो जाएगा। खारी से आपकी खारी न हो जाएगी दोस्तों, खारी हो जाएगी। जो से आपकी जोजड़ी हो जाएगी। जवाई से जवाई हो जाएगी दोस्तों। मी से आपकी मीठड़ी हो जाएगी। ली से आपकी लीलड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से सहायक नदियों को आप याद कर सकते हो। सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, तो ये ट्रिक भी आप याद कर लेना, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। अब दोस्तों लूनी नदी से रिलेटेड सवाल एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसके अपवाद क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इस नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, जिसका कारण है नमक युक्त चट्टानें। जिसका कारण क्या हो जाएगी, नमक युक्त चट्टानें हो जाएगी। लूनी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। बेसिक्स हम देखेंगे दोस्तों, इनको अगर आप ज़्यादा याद नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आपको एक बार देख लेना है कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है और उसका उद्गम कहाँ से होता है। जैसे कि बांडी लूनी की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, बाली तहसील पाली से इसका उद्गम होता है। आराम से याद रख सकते हो, बांडी नदी का उद्गम बाली तहसील पाली से होता है और इसका संगम लकरथंब गांव जोधपुर ग्रामीण में लूनी से हो जाता है। अब ये जोधपुर ग्रामीण आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे नए जिलों से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। और बांडी नदी का जो किनारा है दोस्तों, वहाँ पर महाराजा उम्मेद मिल स्थित है, जो कि पाली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मेद मिल आपकी कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बांडी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में की गई थी। इस झील में रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी तथा लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, किस नदी के कारण, रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है या फिर लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो ये बांडी और लूनी, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो इसकी सहायक नदी गुइया हो जाएगी, जो ब्यावर पाली में बहती है। अब लीलड़ी देख लेते हैं। लीलड़ी का उद्गम पाली से होता है, संगम लूनी नदी में हो जाता है और इसका भी अपवाद क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाली और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। इनको आप ज़्यादा याद मत कीजिए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। मीठड़ी जो है इसका उद्गम पाली से होता है, लूनी की नदी में इसका संगम हो जाएगा। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली और बालोतरा हो जाएगा। मीठड़ी का बालोतरा यहाँ पर आ जाता है। आगे देखिए सूखड़ी। सूखड़ी नदी का उद्गम जो है ये देसूरी पाली से होता है। इसको आप याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि सूखड़ी नाम से और सूखली नाम से दो नदियाँ हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सूखड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संगम जो है ये समदड़ी बालोतरा में होता है। और पाली, जालोर और बालोतरा इसका अपवाद क्षेत्र है। और सूखड़ी नदी के किनारे दोस्तों आपका बांकली बांध बना हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बांकली बांध जो है ये आपका सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है और जालोर में, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा, इसको गलत मत करना। बांकली बांध आपका सूखड़ी नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर, जालोर में। ठीक है, आगे देखिए जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, गोरिया पहाड़ी पाली से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाली के जवाई गोरे होते हैं, इसको कैसे याद रखते हैं हम, पाली के जवाई गोरे होते हैं। पाली के जवाई क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो गोरिया पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। पाली संगम गूडा मालानी बाड़मेर में लूनी नदी से मिल जाती है, यानी सबका संगम लूनी नदी में हो रहा है। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर। अब ये सांचौर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जालोर भी है, सांचौर भी है, बाड़मेर के साथ बालोतरा भी है। किनारे इसके जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो जवाई बांध जो है दोस्तों, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, आपका जवाई बांध हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, खारी हो जाएगी। इनको बस बेसिकली याद रखना है आपको, बाकी जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। खारी नदी का उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है, सायला गांव जालोर में जवाई में मिल जाती है और प्रवाह क्षेत्र इसका सिरोही जालोर हो जाएगा। खारी नदी भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि खारी दो नदियाँ हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसका उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है, सायला गांव जालोर में जवाई से मिल जाती है और इसका अपवाद क्षेत्र सिरोही और जालोर हो जाएगा। आगे देखिए सागी। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से होता है, गांधव गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका जालोर, सांचौर, बाड़मेर है। और एक नदी है दोस्तों आपकी साबी। साबी आपकी अलग है, जिसका अपवाद क्षेत्र जयपुर में है, वो आपकी अलग हो जाएगी, ये सागी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सागी साबी दोनों अलग अलग है। आगे देखिए मित्री। मित्री का उद्गम जालोर की पहाड़ियों से होता है, संगम लूनी नदी में होता है, जालोर, सांचौर, बाड़मेर इसका अपवाद क्षेत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र जो है ये किन किन जिलों में है, तो इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसको आपको ध्यान रखना है अपना बजाजो से। क्या कैसे ध्यान रखोगे, अपना बजाजो।
अपना ब जाजो। ठीक है, अ से आपका क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प से क्या हो जाएगा आपका, पाली हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा आपका, नागौर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ब से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर हो जाएगा। और बाड़मेर के साथ अब बालोतरा भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर के साथ बालोतरा भी आ जाएगा। और जा से आपका क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। और जालोर के साथ अब कौन सा आ जाएगा, सांचौर भी आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जालोर के साथ सांचौर भी आ जाएगा। और जो से आपका जोजड़ी हो जाएगा, सॉरी जोधपुर हो जाएगा, जो से आपका जोधपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जोधपुर। और जोधपुर के साथ आपका कौन सा आ रहा है, जोधपुर ग्रामीण आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने जहाँ पर भी पढ़ा है जोधपुर के साथ आपका जोधपुर ग्रामीण आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 जिले जो है वो लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब जोजड़ी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम पोंडुलू पहाड़ी नागौर से होता है और इसका संगम खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण में लूनी में ये मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यह लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी जोजड़ी हो जाएगी। और इसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है, इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाईं ओर से नहीं होता है, यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है, राइट हैंड साइड से होता है, दाईं ओर से। इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जोजनी नदी के किनारे पर जोधपुर ग्रामीण में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, जिसमें आपका वाटर मार्क भी नहीं आएगा, क्लियर पीडीएफ आएगी बिल्कुल, तो उसको आप जेरोक्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। जोजड़ी जो है ये लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। और इस नदी के किनारे आपका समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है, पेरिस के समतुल्य। आगे देखिए, लूनी नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 495 किलोमीटर हो जाएगी। और राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई अगर पूछी जाए तो ये लगभग 330-350 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लूनी नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 495 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबकी लंबाई हम एक साथ देख लेंगे अभी लास्ट में, बाकी 495 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में कितनी हो जाएगी, 330 या 350 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखिए, माही नदी। माही नदी जो है दोस्तों ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है, यानी ये अरब सागर अपवाद तंत्र का भाग है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, माही नदी के बारे में खास बात है दोस्तों, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मेहंद झील से। मेहंद झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अमरेरू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरेरू या अमरोरू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मेहंद झील मध्य प्रदेश। इसका संगम कहाँ पर होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है। लूनी नदी का संगम कहाँ पर हो रहा था, कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में हो रहा था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संगम कहाँ पर हो रहा है, खंबात की खाड़ी में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, खांडू गांव बांसवाड़ा से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, खांडू गांव बांसवाड़ा से इसका प्रवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खांडू गांव आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि चंबल नदी का जो प्रवेश द्वार है राजस्थान के अंदर, उसे 84गढ़ के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, उसी तरीके से इसका भी पूछा जा सकता है। माही नदी का प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से होता है। और इसका उपनाम क्या हो जाएगा, उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है, काठल की गंगा कहा जाता है, या फिर इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये किसे कहा जाएगा, माही नदी को कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके किनारे गलियाकोट डूंगरपुर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गलियाकोट डूंगरपुर जो है ये माही नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रमकड़ा उद्योग के लिए आपका कौन सा फेमस है दोस्तों, रमकड़ा उद्योग के लिए आपका गलियाकोट डूंगरपुर फेमस है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गलियाकोट डूंगरपुर ये माही नदी के किनारे स्थित है। बेसिक सा सवाल बनेगा और ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और इन्हीं सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। माही नदी दक्षिण दिशा से प्रवेश करके दक्षिण में से ही प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो माही नदी जो है दोस्तों ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और वापस ये दक्षिण दिशा में जाते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात में प्रवेश करके। तो खंबात की खाड़ी आपको ध्यान रखना है, और लूनी नदी में कच्छ में गिरती है। अब इसका त्रिवेणी संगम होता है, कहाँ पर होता है, त्रिवेणी संगम इसका होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी का त्रिवेणी संगम होता है, किसके साथ, सोम और जाखम के साथ, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
और बेणेश्वर मेला कब लगता है आपका? माघ पूर्णिमा को लगता है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, माघ पूर्णिमा, ये आपको ध्यान रखना है। तो माही सोम जाखम, इसको कैसे याद रखते हैं हम? माँ सोजा, माँ सोजा। अगर आपको याद नहीं है तो माँ सोजा से आप याद रख सकते हो। माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम नवा टापरा डूंगरपुर में होता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। और यहाँ पर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार जैसे प्रवाहित होती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी में साफ सफाई से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल फ्यूचर में आपका जरूर बनेगा। एक बार ये सवाल बन चुका है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से हो जाएगा? तो ये माही नदी से हो जाएगा। ये सवाल जब भी आपका बनेगा, काफ़ी सारे बच्चे इसको गलत करेंगे और काफ़ी सारे सही भी करेंगे। तो सुजलाम सुफलाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? माही नदी से हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, आप ये कहाँ से प्रवेश करती है? या आपकी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, खांदू गांव से। ये आपको ध्यान रखना है, खांदू गांव से ये प्रवेश करती है और फिर ये बाद में गुजरात में चली जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हम देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा इसकी सहायक नदियाँ, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे याद करेंगे? जैसे माही नदी की सहायक नदी आपकी एराऊ इरू हो जाएगी, सोम हो जाएगी, जाखम हो जाएगी, मोरेन हो जाएगी, अनास या इसे हरण भी कहा जाता है, और एक आपकी चाप हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ से तो आपकी एराऊ मिलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी मिलती है? इसके बाद आपकी यहाँ पर दी गई है, सोम मिलती है, जाखम मिलती है, मोरेन मिलती है, अनास हरण मिलती है, चाप मिलती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ये यहाँ से होते हुए जा रही है इस तरीके से। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपकी सबसे पहले आती है सोम, फिर उसके बाद सोम में ही मिल जाती है आपकी कौन सी? जाखम। तो एराव सोम जाखम। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी आ गई दोस्तों मोरेन, फिर अनास हरण, और एक आपकी आ जाएगी दोस्तों चाप। ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हालांकि क्रम आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, एराव सोम जाखम मोरेन अनास हरण चाप। तो ये कुछ सहायक नदियाँ हैं, इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? ए अन्ना चारपाई में सो जा, ए अन्ना चारपाई में सो जा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए से आपका एरा हो जाएगा, अन्ना से आपका अनास हो जाएगा, जिसे हरण के नाम से जाना जाता है। चा से आपका चाप हो जाएगा दोस्तों, में से आपका क्या हो जाएगा? मोरेन हो जाएगा, सो से सोम हो जाएगा, जा से आपका जाखम हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 नदी आपको याद हो गई। ए अन्ना चारपाई में सो जा, इस ट्रिक के माध्यम से आप माही की सहायक नदियों को याद कर सकते हो। ए अन्ना चारपाई में सो जा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब माही नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि ये माही नदी का पूरा डायग्राम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। माही नदी जो है, इसका उद्गम मेहन झील से होता है और ये खादू गांव में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। सबसे पहले एराव नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, बिछामेड़ा की पहाड़िया से आपकी आती सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है, और जिस पर ही दोस्तों एक आपका कागदर नदी यहाँ पर मिलती है। सोम कागदर परियोजना, सोम कली परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, ये 3 परियोजनाएं एग्जाम में पूछी जाती है, इनके बारे में हम देखेंगे अभी। एक नदी आपकी दोस्तों झाकम नदी। झाकम नदी जो है, इसका उद्गम भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है, और जिस पर ये आपका जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। झाकम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मिलती है, फिर यहाँ पर आपका बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम होता है। ये यहाँ पर आपका माही नदी के किनारे गलियाकोट स्थित है। फिर इधर से आपकी ये मोरेन नदी आ रही है डूंगरपुर पहाड़ी से निकलती हुई, इधर से आपकी चाप नदी है, और इधर से हरण नदी या अनास नदी, ये दोनों मिलती है दोस्तों। और ये दोनों भी किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? माही की सहायक नदियाँ हो जाएगी। और ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला से हो रहा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो, विंध्याचल पर्वतमाला से अनास नदी और हरण नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सोम कागदर परियोजना जो है दोस्तों, सोम कागदर परियोजना जो है, ये आपकी कौन से जिले की हो जाएगी? तो ये आपकी दोस्तों सलूम्बर या उदयपुर जिले की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सोम कागदर सलूम्बर या उदयपुर जिले की हो जाएगी। सोम कमला अम्बा जो है दोस्तों, ये आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। और सोम कली परियोजना जो है, ये भी आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। इनको हम देख लेते हैं। जैसे माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ, ये भी हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, सोम कली परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? डूंगरपुर की हो जाएगी, ठीक है। सोम कमला अम्बा परियोजना जो है, ये भी आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। और देव सोमनाथ मंदिर जो है, ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा? डूंगरपुर का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों,
सोम कागदर परियोजना जो है ये कहाँ की है? तो सोम कागदर परियोजना जो है ये आपकी पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर में आ जाएगी। बट अगर आपसे पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो उदयपुर आपको आंसर करना है, और नए जिलों के हिसाब से पूछा जाए सलूम्बर अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो सलूम्बर ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। सोम कागदर परियोजना कहाँ की हो जाएगी? सलूम्बर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एराव नदी हो जाएगी, जिसका उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। बांसवाड़ा में माही नदी में संगम हो जाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछी जाती है। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है। संगम इसका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर माही नदी में हो गया। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर हो जाएगा। और सोम कागदर परियोजना आपकी सलूम्बर में हो जाएगी। यह परियोजना सोम तथा कागदर नदी के संगम पर है। तो सोम कागदर परियोजना जो है ये सोम नदी तथा कागदर नदी दोनों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोम कागदर परियोजना। आगे देखिए, सोमकली परियोजना मैंने आपको बता दिया डूंगरपुर। सोम कमलांबा हो गई डूंगरपुर, और देव सोमनाथ मंदिर आपका हो जाएगा डूंगरपुर। इसकी सहायक नदी आपकी हो जाएगी कागदर नदी, जाखम नदी। ठीक है, कागदर नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी उदयपुर से होता है। सोम नदी में इसका संगम हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर सलूम्बर है। इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है, ये बेसिक डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है, तो इसको आप ध्यान कर लेना दोस्तों। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से हो रहा है, और इसका संगम बेणेश्वर में सोम नदी में हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र वही सेम, प्रतापगढ़ सलूम्बर डूंगरपुर इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। और जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 81 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 81 मीटर हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, 81 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और एक आपकी मोरैन नदी हो जाएगी दोस्तों, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी में इसका संगम होता है, प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना है आपको। और माही नदी की बाई ओर की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जो हमने देखी थी वो तो राइट हैंड साइड की थी, अब ये बाई यानी लेफ्ट हैंड साइड की हो जाएगी। अनास नदी विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में मिलती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो अनास नदी मिलती है। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा। राज्य में प्रवेश मेलीडी खेड़ा बांसवाड़ा हो जाएगा। किनारे अनास परियोजना है बांसवाड़ा में, तो अनास परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? बांसवाड़ा की हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अनास परियोजना कहाँ की है? तो ये आपकी बांसवाड़ा की हो जाएगी। ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनास परियोजना कहाँ की हो जाएगी? बांसवाड़ा की हो जाएगी। अनास नदी पर बनी हुई है, और इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी हरण नदी हो जाएगी, याद रह जाएगा। तो अनास परियोजना बांसवाड़ा, हरण नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। चाप नदी देखिए दोस्तों, कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से इसका उद्गम होता है। गलियाकोट के पास ये भी माही नदी में मिलती है, और प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर इसका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, जो पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। माही नदी के किनारे स्थित बांध एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि माही बजाज सागर बांध जो है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माही बजाज सागर बांध जो है ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बांध है आपका दोस्तों कागदी पिकअप बांध, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, और ये माही नदी पर बना हुआ है। यानी माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध जो है ये भी बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्रतापगढ़ में प्रवेश करते हुए, डूंगरपुर में प्रवेश करते हुए गुजरात में एक बांध बना हुआ है आपका कडाना बांध। तो कडाना बांध आपका गुजरात में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कडाना बांध गुजरात में बना हुआ है माही नदी पर, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है। कडाना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो माही नदी पर बना हुआ है गुजरात में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 बार कट करती है माही नदी कर्क रेखा को, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। माही नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 576 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? लगभग 576 किलोमीटर हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में 580 भी दे दिया जाता है, बट 576 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। और राज्य में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर हो जाएगी। राज्य में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 576 171। और लूनी नदी की लंबाई कितनी थी? 495 किलोमीटर। आगे देखिए, निम्न में से वह नदी, एक सवाल देख लेते हैं। निम्न में से वह नदी जिसका उद्गम दक्षिण राजस्थान में होता है, तो दक्षिणी राजस्थान से होता है। जाखम, माही, जवाई, लूनी। तो दक्षिणी राजस्थान से किसका उद्गम होता है? अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि राजस्थान से किसका उद्गम नहीं होता है, यहाँ पर बोला गया दक्षिणी राजस्थान से किसका उद्गम होता है। तो जवाई का तो नहीं होता है, लूनी का नहीं होता है। माही नदी का उद्गम दक्षिणी राजस्थान से नहीं होता है, इसका उद्गम तो कहाँ से होता है? एमपी से होता है।
यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जाखम हो जाएगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। आगे देखिए, एक सवाल और देखते हैं। निम्न में से वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, जोजड़ी नहीं होती आपकी, ठीक है। अनास जो है दोस्तों ये आपकी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अनास आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनास हमने देखी थी, ये आप देखिए अनास जो है दोस्तों, अनास नदी यहाँ पर आप देखिए ये आपकी इस तरीके से जा रही है, तो ये आपकी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, यानी एक तरीके से बोला जाए तो उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, और माही बजाज सागर बांध पर जो बोरखेड़ा बांध बना हुआ है दोस्तों, आपका बोरखेड़ा बांध जो बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध जो बना हुआ है बोरखेड़ा में, यहाँ से बिजली भी उत्पादित की जाती है और यहाँ से 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली नदी देखिए दोस्तों आप, साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई 416 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान में इसकी लंबाई ओनली 45 किलोमीटर है। तो साबरमती नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको समझिए दोस्तों थोड़ा सा, हालांकि इसमें ज़्यादा याद रखने वाली बातें नहीं है। इसकी सहायक नदियाँ एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी सहायक नदियाँ मैं एक बार आपको याद करवा दूंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, पदराला गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी सेई हो जाएगी, एक आपकी वाकल और मासी हो जाएगी। मासी वाकल परियोजना आपकी कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेखा, माजम या इसे याजम भी कहा जाता है, हतमती, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। फिर इसकी वेतरक भी सहायक नदी है। फिर गुजरात में जाने के बाद दोस्तों अहमदाबाद इस नदी के किनारे बना हुआ है, गांधीनगर भी इस नदी के किनारे बना हुआ है, साबरमती आश्रम भी इस नदी के किनारे बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो साबरमती नदी जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटा सा सवाल यहाँ से बन के आएगा आपका, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है या इसके किनारे कौन कौन से राज्य या दोस्तों जिले बने हुए हैं। जैसे अहमदाबाद शहर जो है वो आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती आश्रम जो है ये भी साबरमती नदी के किनारे है। और एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में आपकी माही नदी भी गिरती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी सहायक नदियों को आप कैसे याद करोगे, इसको याद कीजिए दोस्तों आप, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपका सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। वैसे आपका वेतरक हो जाएगा दोस्तों, वैसे आपका क्या हो जाएगा, वेतरक हो जाएगा। से से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ह से आपका क्या हो जाएगा, हतमती हो जाएगा, ठीक है। मे से आपका क्या हो जाएगा, मेसवा हो जाएगा दोस्तों, मे से आपका मेसवा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। माँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, माजम या याजम हो जाएगा, ठीक है। और वाह से आपका क्या हो जाएगा, वाकल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेखा मैंने बोल दिया था, इसको मेशवा कर लेना आप, ये मेशवा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वेतरक, सही, हतमती, मेशवा, माजम और वाकल, ये आपकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। किसकी, साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पदराला गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट नदी हम देख लेते हैं अरब सागर की, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम जो है ये नया सानवारा सिरोही से होता है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सानवारा सिरोही से होता है। और इसका संगम कहाँ पर होता है, कच्छ की खाड़ी में होता है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में एक तो आपकी लूनी नदी गिर रही थी और एक आपकी पश्चिमी बनास नदी गिर रही है। और इसके किनारे दोस्तों माउंट आबू सिरोही स्थित है, डीसा नगर गुजरात स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। माउंट आबू सिरोही जो है ये आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। सिंपल सा है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, सिरोही से हो रहा है। तो माउंट आबू सिरोही किसके किनारे होगा, पश्चिमी बनास के किनारे होगा। और डीसा नगर गुजरात जो है ये भी आपका पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है ये आपकी कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी पश्चिमी बनास पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पश्चिमी बनास की एक फेमस सहायक नदी है सूकली, ये आपको ध्यान रखना है। एक हमने पढ़ी थी सूकड़ी, सूकड़ी जो थी वो तो लूनी की सहायक नदी थी, बट सूकली जो है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी, ये आपकी पश्चिमी बनास की सहायक नदी हो जाएगी। तो इसकी सहायक नदी आपकी सीपू, सूकली, कुकड़ी और गोहलन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, सीपू, सूकली, कुकड़ी और गोहलन हो जाएगी। तो सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है ये आपकी पश्चिमी बनास पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 266 किलोमीटर है, राजस्थान में ओनली 50 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 सहायक नदियाँ हैं अरब सागर से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और इनकी सहायक नदियाँ जो है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, तो वो भी आपकी अरब सागर अपवाद क्षेत्र का भाग हो जाएगी। तो ये हमने कोशिश की है दोस्तों बहुत ही कम टाइम में अरब सागर की नदियों को कंप्लीट करने की। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम आगे बंगाल की खाड़ी नदियों के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।